हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, क्लास 11th के सिलेबस में आपके पास दो बुक्स रहेंगी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैट्स। स्टैट्स हम शुरू करेंगे बाद में, पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के बाद आप लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, रेवेन्यू, बहुत सारे चैप्टर्स। तो टोटल 11 चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, वहां से लेके जितने भी चैप्टर आगे हैं, सभी चैप्टर्स में आप लोगों को कभी भी मत सोचना कि रटना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, रटाफिकेशन नहीं होती है। मैं हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान दूंगा, आपको भी कंसेप्ट पे ध्यान। हम जब भी माइक्रो का कोई टॉपिक समझेंगे, आप 12th क्लास में आप मैक्रो पढ़ोगे, जब भी आप कोई टॉपिक समझोगे, आप मेरी बात को ध्यान रखना, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, आप हमेशा इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट्स को समझना, रटना मत। जहां आपने रट लिया, आप कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, टू बी फ्रैंक, आप नहीं कर पाएंगे। आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे जब आप इकोनॉमिक्स को कॉन्सेप्ट समझोगे, कंसेप्ट के तरीके से समझोगे, कंसेप्ट के डीप में जाओगे। आप चाहे चाहे मैं बोल रहा हूं कि आप लिख ना पाओ कभी, बट आपको एक एक कंसेप्ट पता है इकोनॉमिक्स, अब अपने आप ही खुद से लैंग्वेज बनाकर भी लिख सकते हो। ये नहीं कि पूरी लैंग्वेज आपने खुद ही बना दी और कोई आंसर नहीं मिला। प्रेजेंटेशन शुड बी गुड। प्रेजेंटेशन आपको सीखनी है और कंसेप्ट आपको सीखना है। ये सब करने के बाद आपका हर एक टॉपिक देखना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, फर्स्ट चैप्टर को, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी के बाद इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स जो है उसके रीजंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स के बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी या फिर पीपीएफ इसको आप बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आप इसको। एक बात और बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, सब में शेड्यूल एंड डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शेड्यूल हम लोग बनाएंगे उसे भी हम कंसेप्ट से बनाएंगे, यूं नहीं कुछ भी बना दिया। अब ध्यान देना, हर कंसेप्ट पे ध्यान देना, उसमें कुछ ना कुछ मेन बात, यूं ही नहीं बनाया गया कंसेप्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी क्या होता है? तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री इज इंडिया, हम इंडिया इंडिया कंट्री में। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? जहां पर आप लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं, या फिर इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस, ऐसा एक रीजन है जो लोगों को प्रोवाइड करता है उनकी लिविंग। अब लिविंग कैसे मिलती है? हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एक इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे कि लिविंग अर्न करने की अगर बात आ गई है, तो लिविंग अर्न करने के लिए थ्री एक्टिविटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों एक्टिविटीज के बिना इकोनॉमी नहीं चलती। आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए, रटना नहीं है। प्रोडक्शन नहीं होगा, आप लोग काम नहीं करेंगे, गुड्स या सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो आप इनकम जनरेट कैसे करेंगे? इनकम जनरेट हो गई, चलो अब उस इनकम का करेंगे क्या? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहेंगे, अपने वांट्स को फुलफिल करना चाहेंगे, तो बेसिक नीड जो चाहे वो कुछ। और वांट्स फुलफिल करने के लिए हमें कंजम्पशन करना पड़ता है, चीजों को खरीदना पड़ता है। कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन नहीं हुआ, तो दूसरे लोगों की इनकम जनरेट कैसे होगी? सोचिए, आप कंज्यूमर्स हैं और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स कंजम्पशन नहीं कर रहे, तो प्रोड्यूसर की इनकम जनरेट कैसे होगी? हम बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर ना, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन। एक का खर्चा हमेशा दूसरे की इनकम। तो कंजम्पशन होना भी जरूरी है, प्रोडक्शन तो है ही। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देती है। इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं हम प्लांट में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, बहुत चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है? हम मानते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो लोग हैं, कौन?
प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, वो इन्वेस्टमेंट करता है टू जनरेट प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ऑल द थ्री एक्टिविटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती, आपको अपनी लिविंग नहीं मिल सकती। तो मैं कह सकता हूं इकोनॉमी इज अ प्लेस विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क। सर मीन्स क्या होता है? देखो इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके आपको मीनिंग याद रखने हैं। मीन्स मतलब है रिसोर्सेस, एम्स मतलब है वांट्स। इकोनॉमी इज अ प्लेस, इज अ रीजन विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क। रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, आपको आपकी इकोनॉमी से मिलते हैं ना। तो आपकी इकोनॉमी जो है वो है जो आपको रिसोर्सेज दे। किस लिए? टू अर्न योर लिविंग। अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी आपको करनी है कोई भी, के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। बिना रिसोर्सेज के कौन सा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकता है, मुझे आप बताओ। तो रिसोर्सेज आपको इकोनॉमी देगी, उससे आप प्रोडक्शन करेंगे, अपने लिविंग अर्न करेंगे। Economy is a place which provides people means to work to earn a living. तो इकोनॉमी ये होता है। हमारी इकोनॉमी क्या है? हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी, जहां हम रहते हैं, लिविंग अपनी अर्न करते हैं। हर एक के लिए इकोनॉमी अलग अलग हो सकती है। जो वहां पर यूएस में रहते हैं उनकी यूएस इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी यूएस में जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, अपने लिविंग अर्न करते हैं, उनकी इकोनॉमी यूएस। इस तरह से हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी। अब इसको समझते हैं कि लिखना कैसे है, क्या लिखा जाता है। तो इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living. Economy is a system which provides people living to the people. For this objective, it is necessary to for the economy that it should undertake three activities. सबसे पहली कौन सी है? That is production, मैंने आपको बताई। उसके बाद कंजम्पशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो these economic activities also known as essentials or the vital process of an economy. इकोनॉमी को चलाने के लिए, अगर इकोनॉमी को चलाना चाहते हो आप, तो प्रोडक्शन उतना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और कंजम्पशन भी उतना ही जरूरी है। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी। मैं पढ़ाऊंगा आपको माइक्रो क्या है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, पर सबसे पहले इकोनॉमी क्या, मैंने आपको। अच्छा, अब सब जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है। माइक्रो और मैक्रो पूरा टॉपिक आने वाला है, 3 से 4 मार्क्स का आगे आएगा अभी। पर उससे पहले आप जान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के तो बहुत सारे एरियाज हैं। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर काफी सारे, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस बहुत सारी है, इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। क्लास 11th में हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं और दूसरी हम स्टैट्स पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब भी हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, पूरी इकोनॉमी के अंदर से किसी भी एक यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, हम माइक्रो एलिमेंट की स्टडी। क्योंकि मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 में आप लोग जब पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हम पूरी इकोनॉमी की एक्टिविटीज की बातें करेंगे। यहां पर हम माइक्रो के अंदर हम देखना, चैप्टर के नाम से अंदाजा लगा सकते हो, कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर की बात हो रही है ना। डिमांड, मार्केट डिमांड तक की यहाँ बातें होंगी। सप्लाई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या मार्केट सप्लाई तक की यहाँ बातें होंगी। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मतलब हम सिर्फ एक एक फर्म की या एक एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की बातें नहीं करने वाले इसके अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, नॉट स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ओके, चलिए। तो इकोनॉमी क्या होता है आप समझ चुके हैं। इकोनॉमी के अंदर देखो, हमारी इकोनॉमी हो या कोई भी इकोनॉमी, इकोनॉमी भी कई तरह की होती है। हमारी इकोनॉमी आप सब जानते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर पब्लिक सेक्टर का रोल भी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर भी है। कुछ इकोनॉमी ऐसी होती है जहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी रोल प्ले करता है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कुछ इकोनॉमी ऐसी भी होती हैं, आजकल तो मैं बोलूंगा कि नहीं है, जिनमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी बहुत तरह की होती है। बट हर इकोनॉमी के अंदर, मैं बोलूंगा इकोनॉमी किसी भी तरह की हो, हर इकोनॉमी के अंदर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम तो है ही। पहले आप समझ लो स्कार्सिटी क्या होता है, फिर आप बोलना सर क्या कह रहे थे कि प्रॉब्लम होगी ही होगी। बिल्कुल होगी। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम तो हर जगह है।
मैं कह रहा हूं अर्थ के ऊपर कोई भी अमीर से अमीर आदमी, रिच टू रिच पीपल जो भी है ना, उनके पास भी प्रॉब्लम ऑफ कार्ड। सब चीजें सबके पास नहीं। क्या बोला मैंने? सब चीजें सबके पास नहीं। सब कुछ सबके पास नहीं है। हर बंदा सोचता है मेरे पास कुछ ना कुछ। हम बोलते हैं स्कार्सिटी है। क्यों बोलता है? कि हमारे वांट देखो ना, ह्यूमन वांट्स जो होते हैं आर नेवर एंडिंग। हमारे वांट्स कभी भी खत्म नहीं होते। हमेशा हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। तो हम क्यों नहीं कर पाते वांट सारे पूरे? रिसोर्सेज हमारे पास जो होते हैं हमेशा लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? स्कार्सिटी। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। इस बात को समझ जाओ, पूरा चैप्टर समझ। ओके, तो स्कार्सिटी क्या होता है? इन शॉर्ट समझिए, पहले फिर पढ़ेंगे। स्कार्सिटी रेफर्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट। और सरल भाषा में स्कार्सिटी का मतलब क्या है? कि जब सिंपल भाषा में डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई स्कार्सिटी है। आप बहुत सारे वांट्स चाहते हो पूरे करना, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसे बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, सिचुएशन स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। आप सप्लाई बोल लो, रिसोर्स बोल लो, इन रिलेशन टू डिमांड। अगर रिसोर्स लिखोगे तो वांट्स बोलना पड़ेगा। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू। तो इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्स। और ये हमेशा होता है, हमारे वांट्स हमेशा ज्यादा होते हैं रिसोर्सेज से। तो वांट्स अगर ज्यादा हो, रिसोर्सेज अगर कम हो, तो मैं बोलूंगा ये तो स्कार्स। एज अ रिजल्ट, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people. Scarcity is universal concept. Every individual, organization, economy, हर कोई, मैं बोल रहा हूँ, इसको फेस करता है। तो scarcity of resources calls for। अब scarcity है तो हमें क्या करना चाहिए? स्कार्सिटी जब पता है आपको है, तो हमें रिसोर्सेज को लापरवाही से यूज नहीं करना चाहिए। जहां स्कार्सिटी, हमेशा वहां सोचा जाएगा कि रिसोर्सेज को रेकलेसली यूज ना करें, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। इट मींस रिसोर्सेज के साथ हम क्या करें? उनका यूज इकोनोमाइज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, उसे बोलते हैं यूटिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो जहां स्कार्सिटी होगी, वहां हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। सर व्हाट इज इकोनोमाइजेशन? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस मेकिंग ऑप्टिमम यूज। हमें रेकलेसली रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है, उनका यूज ऐसे करना है कि वो वेस्ट ना हो। हमें इतनी जरूरत है तो हम कोशिश करें कि इतना लगे और काम हमारा हो जाए। ठीक है? तो एज वी वांट, वी हैव टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्स बहुत कम होते हैं, वांट्स हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें रिसोर्सेज को लापरवाही से यूज नहीं करना चाहिए। हमें इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना। गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो डेफिनेशन बताई है। इकोनॉमी क्या होता है, स्कार्सिटी, उसके अलावा इकोनोमाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इतना सा मैंने बताया आपको डिटेल में। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो कैसे आया? आई होप आ गया होगा समझ, सबको समझ में आ रहा होगा। और ध्यान से समझिए, आगे और चीजें आने। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, व्हाट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्स? सोचिए, आपको ना हर चीज को कनेक्ट करना है। यहां पर भी, इस टॉपिक में भी आप स्कार्सिटी से कनेक्ट करोगे। इस टॉपिक हमने पढ़ा अभी अभी कि स्कार्सिटी है तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना है। सोचिए, आपके पास रिसोर्सेज है, आप अपने बहुत सारे वांट्स पूरा करना चाहते हो। अब क्या करते हो? आप रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट, एलोकेट मींस डिस्ट्रीब्यूट, आप रिसोर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपके मैक्सिमम वांट्स पूरे, ये भी वो भी वो भी वो भी, इस तरह से आप करते हो। आप प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग अपने वांट्स को पूरा करते हो। जो वांट पहले जरूरी है उसको आप पहले, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो एलोकेशन मतलब क्या है? कि रिसोर्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना
कि हमारे मैक्सिमम वांट्स पूरे हो जाए लिमिटेड रिसोर्सेज से। गेटिंग माय पॉइंट? सुनिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्कार्स रिसोर्सेज। असाइनिंग मतलब हम रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन सच अ मैनर so that maximum wants of society are full। आप रिसोर्सेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इस तरह से लगाइए कि मैक्सिमम वांट्स पूरे हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो, बोलते हैं एलोकेट। एज क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है भैया। एज रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन रिलेशन टू वांट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू इकोनोमाइज द एंड यूटिलाइज देम इन सच अ मैनर दैट कि उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाए, हमारे वांट्स मैक्सिमम पूरे हो जाए, रिसोर्स लिमिटेड ही यूज हो, हम वेस्ट ना करें रिसोर्स को। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं कि लगाते जाओ रिसोर्स, अनलिमिटेड रिसोर्स, सोचते ऐसा है कि अनलिमिटेड है। नहीं, आप देखिए ना, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। आज की डेट में हम पेट्रोल का यूज, डीजल का यूज कैसे करते हैं? हमें यहां तक भी जाना हो ना, 100 मीटर, 200 मीटर, हम अपनी स्कूटी या बाइक लेके चले जाओ, जबकि हम वॉक कर सकते हैं इतना, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, फिर भी हम ऐसा करते हैं। हमें पता है कि पेट्रोल डीजल बहुत लिमिटेड है, बहुत टाइम बाद जनरेट होता है, दिक्कत आती है, इसे अच्छे से यूज करना है, रेकलेसली यूज नहीं करना होता, फिर भी हम ऐसे यूज करते हैं। अब देखिए, हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका यूज रेकलेसली करते हैं जब पता है कि वो लिमिटेड है। तो ये चीज हमारी वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज का यूज हमेशा रेकलेसली ना किया जाए, ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, इकोनोमाइजेशन किया जाए, ताकि मैक्सिमम वांट्स पूरे हो जाए और रिसोर्स बच जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, हमेशा फर्स्ट लाइन लिखना, इट रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट्स इट। इट रेफर्स टू द, लिखा यहाँ पर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम, चॉइस की प्रॉब्लम? इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिटेल में समझो, फिर समझ में आएगा हमने ऐसा। आप सोचो, एक इंडिविजुअल से लेके एक पूरी इकोनॉमी तक, मेन चीज क्या है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, सब जानते हैं। हमारे पास रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सब जानते हैं। अब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं ना जब, और फॉन्ट्स हमारे मल्टीपल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो हम सोचते हैं कि कौन सा वांट पहले पूरा करें। हम क्यों सोच रहे हैं? एक इंडिविजुअल भी सोचता है, इकोनॉमी भी सोचती है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर देख लो आप, वो भी सोचता है क्या, कि क्या पहले किया जाए, क्योंकि पता है कि पूरी इकोनॉमी के पास भी पैसा लिमिटेड है, लोन ना लेना पड़ जाए आगे जाके। तो रिसोर्सेज जो हैं हर किसी के पास लिमिटेड है, चाहे पूरी कंट्री को देख लो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन को देख लो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख लो, चाहे टाटा अंबानी को भी देख लो, उनको भी कुछ ना कुछ और चाहिए, पर है, मानते हो? तो रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं, इसलिए हमें चूज करना पड़ता है कि पहले कौन सी चीज को मैं पूरा करूं। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मान लिया कि स्कार्सिटी की है, पर प्रॉब्लम स्कार्सिटी की है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? चॉइस। हमें चॉइस ना करनी पड़ती अगर हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, पर ये पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगर आपसे पूछ लिया कि अराइज क्यों होती है, देखो, आपसे पूछेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आप बोलोगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रेफर्स टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट मींस चूजिंग द, चूजिंग द रिसोर्सेस। किस लिए चूज करें रिसोर्स को? कि हम उसको अपने प्रायोरिटाइज वांट, जो है हमारे पहले वांट, जो उनको पूरा कर पाए, इसलिए हम हमेशा ये देखते हैं कि पहले कौन सा वांट पूरा किया जाए। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, वो अराइज क्यों हो रही है? अगर ये 3 मार्क्स में आया तो भी आ सकता है। 3 मार्क्स में इससे क्या लिखोगे? पहले मीनिंग बताओगे, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लिख दोगे आप। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज लिखोगे ड्यू टू स्कार्सिटी।
अब स्कार्सिटी अराइज होने के भी 3 रीजन है। यस, नंबर 1 सब जानते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स नंबर 2, तीसरा क्या है, थर्ड क्या है बोलो? रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास जो रिसोर्स है उसके यूज मल्टीपल है, मल्टीपल है। हम कहाँ उसको यूज करें सोचना पड़ता है। एक पीस ऑफ लैंड है आपके पास, उस पर आप फार्मिंग कर सकते हो, उस पर आप स्कूल खोल सकते हो, उस पर आप हॉस्पिटल खोल सकते हो, घर भी बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप सब कुछ नहीं कर सकते उस पीस ऑफ लैंड। तो रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज है, ऊपर से वो लिमिटेड है। चॉइस अराइज होगी कि नहीं होगी बोलो? तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के 3 रीजन है। सबसे पहला स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तीसरा रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन था व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आया तो आप पूरा पूरा ऐसे कैसे लिखोगे? अभी मैं समझाऊंगा स्कार्सिटी क्या है, वैसे मैं समझा चुका हूं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। इन तीनों रीजंस की वजह से, इन तीनों कारण की वजह से इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो स्कार्सिटी क्या है सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेस मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर लिमिटेड, अच्छे एंटरप्रेन्योर इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल। हर लोग की डिमांड पूरा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Scarcity is universal and applies to all individuals, organization and country. There would have no problem if resources were not scarce. अगर रिसोर्स स्कार्स ना होते, रिसोर्स शॉर्टेज में ना होते, स्कार्स क्या होता है? लिमिट, लिमिटेशन में ना होते तो आज हम सारे वांट्स पूरे कर लेते। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही हमें क्या करनी पड़ी? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई? दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, हर वांट को हम पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, they can never be fully satisfied as soon as one want is satisfied other arises। ये आप सब जान, एक वांट खत्म होता है दूसरा आ जाता है। आजकल तो होता है एक वांट खत्म नहीं होता दूसरा पहले आ जाता है। तो wants of the people are unlimited and keeps on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. Human wants also differ in priorities। इस लाइन का मतलब बच्चे पूछते हैं मुझसे, मैं पहले बता देता हूँ कि wants are differ in their priorities। हर want की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी समझते हो ना कि पहले किसको इंपॉर्टेंस देनी है? तो ऑब्वियसली बात है सारे वांट इक्वल एक जैसी प्रायोरिटी के नहीं होते। कोई वांट बहुत जरूरी होता है, कोई वांट कम जरूरी होता है। तो जो वांट पहले जरूरी होते हैं उन्हें हम पहले पूरा करना चाहते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है देखा जाए तो, हर टॉपिक में एक ही बात बार बार रिपीट हुई। इस चैप्टर को आसानी से आप कर सकते हैं और मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ। सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जैसे मैंने बताया आपको। दिस रीजन की वजह से पीपल एलोकेट द रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसलिए लोग क्या करते हैं? अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो अर्जेंट वांट है वो पहले पूरा, देन इट वुड हैव बिकम पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि सारे वांट जो हैं इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तो मुश्किल हो जाता, इम्पॉसिबल हो जाता चॉइस कर। इसलिए हम चॉइस कर पाते हैं आज क्योंकि वांट्स की अलग अलग प्रायोरिटी है। पहले कौन सा करें देख लेते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स की वजह से प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ लिया हमने, कैसे आई? तीसरा रीजन एक और है कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर रिसोर्स का यूज एक ही होता हम वो कर लेते, और रिसोर्स के यूज ऑल्टरनेट है, इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आइए समझते हैं इस पॉइंट को अच्छे से। So what does alternate use means? Resources are not only scarce, resource सिर्फ shortage में नहीं है,
बल्कि उनके यूजेस भी ऑल्टरनेट। मैंने बोला था एक तो लिमिटेड है, ऊपर से यूज बहुत सारे हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस, इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेस मोर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दे रहा है कि पेट्रोल है, पेट्रोल का यूज आप सिर्फ व्हीकल्स में नहीं बल्कि मशीन्स में, जनरेटर्स में भी करते हो। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। रिसोर्स एक तो लिमिटेड है, ऊपर से यूज उसके अल्टरनेट है, तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इन रिसोर्स का यूज किस तरह से करें, कितनी कितनी ज्यादा उसको उसमें हम देखें कि हाँ रिसोर्स को बचाया जाए। तो हमें हमेशा रिसोर्स को इस तरह से एलोकेट करना है कि मैक्सिमम वांट्स पूरी हो जाए, रिसोर्स वेस्ट में। इसको इसके बारे में सोचना चाहिए आज हमें, क्योंकि आज तो बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है इकोनॉमी। रिसोर्स बचेंगे नहीं अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो रिसोर्सेस और वांट्स के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि रिसोर्स के फीचर्स लिखो, तब क्या लिखोगे? एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, दूसरा रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस है। अगर आपको बोला जाए वांट्स के फीचर्स लिखो, तो काफी सारे बन सकते हैं। वांट्स आर नेवर एंडिंग, वन वांट एंड अदर राइजेस, और वांट्स आर डिफर इन देयर प्रायोरिटीज। इस करके आप फीचर बना सकते हो। तो यहाँ पर लिखे हैं कुछ फीचर्स, इन्हें आप अच्छे से कर लेना।